नमस्कार, मैं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। देश की आर्थिक राजधानी से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है। सिर्फ 36 दिनों में मुंबई से 82 बच्चे लापता हो चुके हैं, जिनमें 60 लड़कियां हैं। सवाल यह है कि क्या हमारे बच्चे अब सुरक्षित नहीं है? क्या सिस्टम उन्हें बचाने में फेल हो रहा है, या फिर समाज अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है? इसी पर बड़ा सवाल यह है कि मुंबई के बच्चे कहां गायब हो रहे हैं। मुंबई में बच्चों के लापता होने की घटनाएं एक बार फिर गंभीर चिंता का विषय बन गई है। 1 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच महज 36 दिनों में मुंबई पुलिस ने 82 बच्चों के लापता होने के मामले दर्ज किए हैं, जिनमें 60 लड़कियां हैं। आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि संकट का सबसे बड़ा शिकार मासूम लड़कियां बन रही हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के मामले में सबसे अधिक हैं, जिनमें 41 लड़कियां और 13 लड़के शामिल हैं। आंकड़े भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से हर महीने के हिसाब से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से लेकर दिसंबर तक का यह आंकड़ा है। आपको बता दें कि 5 साल की बच्ची, 11 साल के लड़कों के लापता होने की जो एज ग्रुप है वो बताया जा रहा है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां से खास तौर पर बच्चे गायब हुए हैं। जून से दिसंबर तक के आंकड़े डराने वाले हैं। 370 से अधिक किशोर किशोरियां, यानी जो बच्चे माइनर हैं, वो गायब हुए हैं। नवंबर में सबसे अधिक 71 बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। 6 महीने में 268 लड़कियां गायब हुई हैं। हर महीने 55 से 60 मिसिंग केस सामने आ रहे हैं। मिसिंग बच्चों की शिकायत जरूर करें, यह हिदायत दी जा रही है। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम डायल 100 और 112 पर आप कॉल कर सकते हैं। नाबालिग होने पर चाइल्ड लाइन जो एनजीओ नंबर है वो है 1098। जैसे ही आपको ये आशंका हो कि बच्चों के साथ कोई अनहोनी घटना हुई है, पुलिस बार बार ये कहती है कि आपको रिपोर्ट जरूर दर्ज करानी चाहिए, और ये इंश्योर करता है कि जल्द से जल्द बच्चों की बरामदगी कर ली जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं। ये आंकड़े इसलिए भी डराने वाले हैं कि इनमें बहुत सारे ऐसे मामले अभी भी हैं जो अनटच्ड हैं, जिनको रिपोर्ट नहीं किया जाता। घर का अंदरूनी मामला समझकर इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं नीचे दबाकर रखा जाता है। लोगों को लगता है कि बच्चे खुद ब खुद घर लौट आएंगे, और ये बहुत अहम मामला है। आपको बता दें कि बच्चों के गायब होने का सिलसिला लगातार जारी है। 300 से 370 से अधिक मामले हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं। अब इस पूरे मामले पर सनसनी इसलिए फैली हुई है क्योंकि जो भी बच्चे गायब हो रहे हैं वो नाबालिग हैं, माइनर बच्चे हैं, और इनसे भी जो इस आंकड़े में सबसे ज्यादा संवेदनशील है वो ये है कि लड़कियां इस मामले में सबसे बड़ा शिकार हैं। जो संख्या है 268 की 370 में, वो लड़कियां हैं जो गायब हुई हैं, नाबालिग हैं। आपको बता दें ये बहुत गंभीर मामला है, और इस वक्त मुंबई के अंदर हर किसी की निगाहें टिकी हैं कि आखिर प्रशासन इस मामले पर क्या कुछ करता है, जिससे जल्द से जल्द बच्चों को उनके घर वापस लाया जा सके। हमारे साथ इस पूरी मामले पर, इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भावना तिवारी जी हैं जो समाज सेविका हैं, साथ ही इकबाल मंदानी जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का 24 न्यूज पर। सबसे पहले मैं भावना तिवारी जी के पास आना चाहूंगी, और सवाल यही है, क्या समझती हैं आप जो आंकड़े सामने रखे गए हैं किस तरह से डराने वाले हैं, और क्या वाकई में मुंबई जैसी बड़ा शहर, आर्थिक राजधानी जिसको कहते हैं, वहां पर छोटे बच्चे अगर इस तरह से खतरे में हैं, क्या संकेत देता है ये आंकड़ा? मैंने तो जब से ये न्यूज देखी है और ये आंकड़े देखे हैं, नवभारत टाइम्स में भी आए थे, तब से बहुत ज्यादा घबराहट में है, क्योंकि हम सभी के घर पे बच्चियां हैं। और ये जो आर्थिक राजधानी मुंबई है, यहाँ पर ये शहरीकरण में जहाँ का प्रशासन बहुत ही मजबूत है, वहां अगर इस तरह की स्थितियां दिखाई दी, इस तरह से बच्चे गायब हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही आघात करने वाला मामला है, जिस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। क्योंकि माता पिता बच्चों के लिए वैसे संवेदनशील है। आप देख रहे हैं कई जगह पर बच्चियों के साथ में जो बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में उनका अपहरण हो रहा है, उनको छोटी बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। ऐसे ही पूरे भारत में स्थिति बनी हुई है, और छोटे छोटे बच्चों के साथ में जो ये घटनाएं घट रही है, ये बहुत ही तकलीफदेह है। और अभी ये सब मामला सामने आ रहा है, एकाएक देख रही हूं मैं कि मुंबई से 36 दिनों में 82 बच्चों के लापता होने की घटना है, जिसमें 60% कम से कम लड़कियां ही हैं।
वो भी नाबालिग बच्चियां हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है। ठीक है, माता-पिता आगे आते हैं, जिनको जागरूकता है वो पुलिस कंप्लेंट करते हैं, पर बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी हैं, जो अपने सामाजिक डर की वजह से, घबराहट की वजह से सामने नहीं आती, ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। हम्म। अब प्रशासन ने हर जगह सीसीटीवी लगाया हुआ है। आप देखते हैं मुंबई में जब भी कोई घटनाएँ होती है, छोटी-छोटी चोरी की घटना हुई या कुछ भी हुआ, हम सबसे पहले सीसीटीवी पर ज़्यादा ही करते हैं क्योंकि आज सीसीटीवी के कारण काफ़ी जो इस तरीके के हालात हैं वो पकड़े जाते हैं पुलिस प्रशासन से। परंतु एक बात मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर, जहाँ तक इस विषय पर मेरी मेरी नज़र है, प्रशासन हम्म। कहता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, परंतु कई ऐसी घटनाएँ मात्र मुंबई की नहीं है, ये दिल्ली की है, बहुत सारी ऐसी घटनाएँ जो हाल-फिलहाल में बहुत से बच्चे गायब हुए। जब उनके माता-पिता प्रशासनिक तौर पे एफआईआर के लिए जाते हैं, अपने बच्चों के लापता होने के लिए जाते हैं, तो पुलिस एफआईआर बहुत मुश्किल से लेती है जब तक उनके साथ कोई नेता या कोई समाज सुधारक जाता नहीं है। और उसके बाद भी आगे अगर माता-पिता अपने बच्चों की पूछताछ करने जाते हैं, तो पुलिस इतना हल्का रवैया, इतना ठंडा रवैया बरतती है कि आपका बच्चा कहीं गया है, अपने से वापस आ जाएगा, हम्म। मिल जाएगा, आप खुद भी ढूँढिए। यही तरह के हालात हकीकत में पैदा होते हैं ज़मीनी स्तर पे, क्योंकि मैं आए दिन देखती हूँ कि बच्चों को लेकर या बलात्कार को लेकर या बच्चों के ऊपर हो रही उत्पीड़ना को लेकर या घरेलू हिंसा को लेकर जब भी कोई मामला पुलिस प्रशासन की तरफ जाता है, तो पुलिस प्रशासन वहाँ पर अपना ध्यान आकर्षित नहीं करता है और कुछ न कुछ हमारे यहाँ के कार्य प्रणाली की वजह से प्रशासनिक तौर पे आज ऐसी घटनाएँ आए दिन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि डर किसी को रहा नहीं। और वो बिल्कुल, और मुंबई यहाँ जैसी पर भावना जी जो आपने बात उठाई है बहुत अहम है, क्योंकि पुलिस बार-बार लोगों को बोलती है जागरूक करने के लिए कि आपके आसपास अगर ऐसी घटना है या आपके घर में होती है तो आपको तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराना है, लेकिन लोग पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचते। उसके लिए कहा जाता है कि पुलिस का रवैया ही जिम्मेदार है, क्योंकि जो प्रॉपर रिस्पॉन्स है वो लोगों को नहीं मिलता, तो लोग ऐसे में अपने तरीके से चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बहुत बार इंतजार करते हैं कि बच्चे शायद खुद घर लौट आए पुलिस के रवैये को देखते हुए। हमारे साथ इकबाल मंदानी जी हैं। इकबाल मंदानी जी, आंकड़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं और वाकई ये आंकड़े डराने वाले हैं कि किस तरह से मासूम बच्चे मुंबई जैसे शहर में असुरक्षित हैं। आपके हिसाब से कितना गंभीर होता जा रहा है ये मामला? क्योंकि औसतन अगर देखेंगे तो हर महीने कम से कम 60 बच्चे किडनैप हो रहे हैं या गायब हो रहे हैं। धन्यवाद पूर्णिमा जी। देखिए ये वाक़ई में बहुत खतरनाक है। भावना जी जिस तरीके से कह रही थी मैं सुन रहा था। लेकिन मैं आपको चौंकाने वाले अगर फिगर दूँ पिछले 10 सालों के तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे। हर साल 65,000 से लेकर के 85,000 तक बच्चे जो है वो मिसिंग होते हैं। और इसके अंदर जो रेशियो मिलने वाला है वो तकरीबन 45 से 55% तक का रिटर्न बच्चे आ जाते हैं और 45 से 50% का जो आंकड़ा है वो ये साफ दर्शाता है कि बच्चे मिसिंग हैं। इसके अंदर जिस तरीके से पुलिस की ज़िम्मेदारी है वैसे समाज में रहने वाले हर व्यक्ति की वो ज़िम्मेदारी है। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ हमको लगता है कि सीसीटीवी के साथ-साथ हमको भी एक बच्चों को लेकर के ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मोहल्ले में कौन नया दिख रहा है, कौन है, क्योंकि देखिए पुलिस के ऊपर ज़िम्मेदारी सिर्फ़ बच्चों की नहीं है। चोरी अगर हो जाए तो बच्चा, अगर स्नैचिंग हो जाए तो पुलिस, हर चीज में पुलिस। पुलिस की अगर हम संख्या देखें पूरे देश भर के अंदर और खास करके मुंबई के अंदर, तो एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक लिमिटेड सीमा होती है, उससे ज्यादा कोई जा नहीं सकता है। तो इन सारी चीजों को लेकर के हमारी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला फिगर है वो ये है कि 65,000 से 85,000 बच्चे जो है हर साल मिसिंग होते हैं। और अगर 10 साल की बात करें तो तकरीबन 7.5 से 8 लाख बच्चे जो है देश भर के अंदर मिसिंग है। और अगर ऐसे टाइम लाइन की बात करें तो 3 से 4 मिनट का एक आंकड़ा आपके हाथ में आता है कि एक बच्चा जो है देश के अंदर मिसिंग होता है, जिसके अंदर जो संख्या है वो सबसे बड़ी जो है वो लड़कियों की होती है, तकरीबन 65 से 75% जो इस बार भी मुंबई के अंदर आया है। अगर हम मुंबई की आंकड़ों की ही मैं बात करूं तो देखिए मैं पिछले 10 सालों की आपको चीजें बता दूं। 2014 के अंदर तकरीबन 4,000 से 5,000 बच्चे जो है वो गायब थे। 15 में 5,000 केसेस सामने आए थे, 16 में 4500, 17 के अंदर 4800, जो राइस हुआ था 18 के अंदर ये 5,000 हुआ था, 19 के अंदर 4500, कोविड के अंदर ये थोड़ा सा कम हुआ था आंकड़ा। उसके बाद हम देखते हैं कि 22 के अंदर फिर वो बढ़ा है, 22 के बाद 23, 24, 23 जो है वो बड़ा ग्राफ रहा है 5,200 के आसपास। अभी तक जो केसेस सामने आए हैं ये चौंकाने वाले जरूर हैं, लेकिन इससे बड़ी बात जो है हमको लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर तो हम पुलिस पे निर्भरता कर रहे हैं, वैसे समाज के अंदर हमको भी चाहिए
कि लगातार इस पूरे मामले के अंदर हमारे बच्चे क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, उसको हम खास करके देखें। देखिए, खास करके जो चीज़ें सामने आ रही है, वो ये दर्शाती है कि जो बच्चों को हम मोबाइल देते हैं, जिसका वो इस्तेमाल करते हैं, जो सोशल साइट्स पे इस्तेमाल करते हैं, वो अनगिनत आइडेंटिफाई लोगों से उनकी दोस्ती होती है, उसके बहकाने में वो आ जाते हैं, कई बार बच्चे निकल जाते हैं, कई बार स्कूल से बच्चे निकल जाते हैं और खास करके अगर ये पूरी संख्या आप देखोगे, जो सबसे बड़े ट्रैफिकिंग की जो चीज़ें आ रही है, वो स्लम्स एरिया में ज़्यादा आती है क्योंकि स्लम एरिया जो होता है वहाँ इतनी निगरानी कोई रखता नहीं है, लोग ज़्यादा होते हैं, आने जाने वालों की निगाह नहीं रहती है। तो स्लम्स का जो एरिया है इस बार भी अगर देखो या पिछले 10 साल के अंदर हम देखें तो स्लम्स का जो इलाका है वहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है और इसके अंदर खास करके लड़कियों की संख्या इसलिए होती है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है या जो बच्चों को गायब किया जाता है उसके अंदर खास करके लेबर चाइल्ड्स वगैरह के अंदर। तो ये जो संख्या है लगातार ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है। तो इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कई अलग-अलग टीम्स बनाई है, उसके अंदर सीसीटीवी की भी जाँच की जा रही है, रेलवे स्टेशन हो गए, बस स्टेशन हो गए, कई ऐसे नामी-गिरामी एनजीओज़ है, उनकी भी मदद ली जा रही है। अगर आप देखो मुंबई के अंदर भी एक जो जी। मशहूर इलाका है जिसे हम पीला हाउस कहते हैं, वहाँ ऐसे अनगिनत केसेज़ आते हैं, कई बार हमने भी वहाँ जाकर के बच्चियों को छुड़ाया है। तो ये जो मार्केट है, ये हुँ। खास करके लड़कियों के लिए बहुत खतरनाक है, तो माँ-बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को वो जो गैजेट्स देते हैं, उस पर पूरी निगाह रखें। अगर कोई बच्चा कोई चीज़ लाता है कहीं से तो उससे ये पूछा जाए कि कहाँ से मिली, स्कूल के अंदर कैसे मिला। इसकी तहकीकात करना भी एक माँ-बाप का बहुत बड़ा फर्ज़ है, जो मुझे लगता है कि हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। हमको लगता है कि हमारा बच्चा जो है वो दोस्तों के साथ घूम रहा है, किसी दोस्त ने गिफ्ट कर दिया। ऐसा नहीं है। देखिए, जो लोग इस तरह का काम करते हैं, वो इस तरह के लोगों को धीरे-धीरे करके ट्रैक करते हैं, फिर उनसे दोस्ती करते हैं, उनका पूरा बैकग्राउंड निकालते हैं। जी। बैकग्राउंड निकाल हुँ। करके पूरी कोशिश ये करते हैं कि किस तरह से वो उनके शिकंजे में आ जाए और उसको लेकर के फिर वो यहाँ से गायब हो जाते हैं और कई बार जो है वो अलग-अलग जगह में ले जाते हैं। कई बार फिर उनका निकलना वहाँ से बहुत मुश्किल हो जी। जाता है, कुछ पैसों में उन्हें बिल्कुल, बेच यहाँ दिया पर जाता है। लड़कियों तो का इस जो तरह की चीज़ों को लेकर के जी। खास करके बहुत बड़े लेवल पे मुझे लगता है पूर्णिमा समाज के अंदर जितना बड़ा पुलिस का हक है, उतना हम सभी को इस पे खास करके ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये बच्चों का जो ये ट्रैफिकिंग का मामला चल रहा है, उस पर रोक लगा पाएँगे हम लोग। बिल्कुल, बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा अगर मामला है तो ज़िम्मेदारी सबकी बनती है, चाहे वो प्रशासन हो, समाज सेवी हो या खुद पेरेंट्स हो, क्योंकि यहाँ पर एक मिली-जुली अगर पूरी तरह से एफर्ट्स लिए जाएँगे तो ही बच्चों से जुड़े जो अपराध हैं, उनमें कमी लाई जा सकती है। घर के अंदर चारदीवारी के अंदर भी आपको बच्चों को पूरी तरह से ट्रेन करना होगा, नज़र रखनी होगी कि आखिर बच्चे आज के समय में जब हर कुछ उनके पास ईज़िली अवेलेबल है, वो किससे इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इन सब पर नजर रखना बेहद जरूरी है, शायद इस तरह के मामलों पर लगाम लगाने के लिए। हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है पल्लवी धूत जी, जो एएचपी की उत्तर मुंबई विभाग के अध्यक्ष हैं। पल्लवी धूत जी, स्वागत है इन 24 न्यूज में आपका। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से बच्चों के खिलाफ जो अपराध है बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पर सबसे अहम जो आंकड़ा है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है किस तरह से बच्चे गायब हुए हैं। बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं, और आंकड़े ये कहते हैं कि जितने बच्चे गायब हुए हैं उसमें कम से कम 72% के आसपास का आंकड़ा है, जो ये बताता है कि लड़कियों की असुरक्षा का जो मुद्दा है वो काफी गंभीर है मुंबई के अंदर। आप किस तरह से देखती हैं इसको? नमस्कार पूर्णिमा जी। ये रियली बहुत ही शॉकिंग है कि लड़कियां और लड़के सभी गायब, बच्चियां गायब हो रही हैं। मैं तो यही समझ रही हूँ कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि काउंसलिंग करनी पड़ेगी अभी, ताकि ये ना बच्चे अपनी बोलते हैं कि उनको सही और गलत का ना पहचान हो सके। और डिप्रेशन अलग आ रहा है, लव जिहाद अलग आ रहे हैं, इतने सारे एपिसोड्स हो रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे है ना गायब हो रहे हैं। तो बेटर है कि अगर हम लोग काउंसलिंग करवाएं बच्चों को स्कूल में, है ना, जैसे पहले गुड एंड बैड टच के बारे में इन्फॉर्म करते थे, अब हमें ये भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बच्चों को काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अगर स्कूल जाते हैं बच्चे, नहीं जाते हैं तो हमारी जो एनजीओज हैं, जो भी हैं, वो जा जाकर गली में जहाँ बस्तियां हैं वहां पर इन्फॉर्म करें कि भाई तुम लोग कहीं अकेले मत जाओ, हाँ हमेशा ग्रुप में रहो, ताकि है ना ये एब्डक्शन के केसेस, किडनैपिंग के केसेस कम हो सकें। और बच्चे गायब तो होते ही हैं, साथ में उनके साथ कुकर्म भी होता है। ये भी एक बहुत चौंकाने वाली है ना फैक्ट्स हैं कि भाई कहीं ना कहीं हम लोगों को है ना इस पर अंकुश तो लगाना ही पड़ेगा सीसीटीवी से। और कितने सारे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, वो भी एक है ना अवेयरनेस क्रिएट करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे हमको ही नहीं पता है।
ये आज है ना छोटे छोटे बच्चों का जो एब्डक्शन और ये सब हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारी एक तो सिक्योरिटी पर भी हैम्पर है कि भाई कहाँ सिक्योरिटी हमारी कहाँ गायब हो गई है कि हम बच्चे को कोई भी उठा कर ले जा रहा है, कोई भी कहीं भी चले जा रहे हैं बच्चे। तो इसके लिए हमें सीसीटीवी फुटेज के ऊपर भी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। जैसा ना भावना जी ने कहा कि भाई है ना पुलिस के पास जाओ तो हाँ भाई बच्चा आ जाएगा, ये फैक्ट है, ये तो पूरा फैक्ट है कि भाई है ना पुलिस के पास जाएं तो बोलेंगे हाँ कहीं गुस्सा होकर चला गया होगा, कहीं है ना क्या बोलते हैं डिप्रेशन में चला, उनके फ्रेंड से पूछो, ये करो, तो वो नहीं चलेगा। माँ बाप को भी अवेयर होना पड़ेगा, स्कूल में भी अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, कहाँ क्या हो रहा है ये हमको देख के ही हम सोसाइटी को है ना बेटर बना सकते हैं, नहीं तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। बिल्कुल, सिचुएशन जो बहुत संवेदनशील इसलिए बन जाती है क्योंकि बच्चे अपनी खुद की सुरक्षा करने में उस हिसाब से असमर्थ सक्षम है। नहीं है, मानसिक रूप से इतने मजबूत नहीं है कि बहुत बार अच्छे बुरे का फर्क, क्योंकि जितने भी बच्चों की हम फिलहाल जो आंकड़ों की चर्चा कर रहे हैं वो माइनर बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो एडोलेसेंट एज के बाद अपनी किशोरावस्था में हैं, वहां पर बहुत बार ऐसी खबरें आती हैं कि उनको बहलाना फुसलाना बातों में लाना आसान होता है, जिस वजह से खुद वो घर छोड़कर चली जाती हैं। कुछ आंकड़ों के बारे में जब चर्चा हुई तो पुलिस का ये भी कहना है। भावना जी, आपसे जानना चाहेंगे, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, क्या सिर्फ नंबर है या वाकई इसके प्रति लोगों की जागरूकता है, और अगर जागरूकता है भी तो क्या प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है? आपने जो 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के बारे में बात की, आज से 2 साल पहले की एक ऐसी घटना है कि हमारे यहाँ पर मैक्सेस मॉल है भाईदर वेस्ट में, और वहीं पर बाहर बुक्स बेचते हैं बहुत छोटे-छोटे बच्चे। तो वो मेरी नज़र के सामने आए, मैं उनके पास गई, तो मैंने उनको पूछा, बेटा पढ़ाई क्यों नहीं करते आप लोग, इतने कम एज में हैं, कोई 7 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 15 साल का है। तो बोले हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसके लिए हम लोग बुक्स बेचते हैं पर पढ़ना चाहते हैं। मैंने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी ली, मैंने कई एनजीओ से बात की, उन्होंने मुझे एक ही बात कहा, मैडम कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कहीं से कुछ भी, ये सिर्फ कहने के लिए बताते हैं कि ये सारे नंबर हमारी सुविधा के लिए है, परंतु जमीनी स्तर पे अगर आप कभी इसका उपयोग करेंगे तो आपको रेयर है कि आपको कभी सुविधा मिलेगी। कहने का मतलब पल्लवी या मैडम यही है कि हम बातें यहाँ पर हम कहीं भी बहुत करते हैं कि पुलिस को ये करना चाहिए, इधर ये होना चाहिए, परंतु जागरूकता जो सही मायने में होनी चाहिए वो अभी भी लोगों के बीच में नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों के आंकड़े जो आज गुमशुदा हो रहे हैं उस पर हमारा ध्यान जा रहा है, ये तो कई वर्षों से होते आए हैं। इसमें 0 लेवल से लेकर अपर लेवल तक के लोग जुड़े रहते हैं, प्रशासनिक तौर पर भी लोगों का कई इन सब में इन्वॉल्वमेंट रहता है। अभी आप कहते हैं कि मड और मारवे की तरफ आप जाइए, बीच में एक आज से 5 साल पहले ऐसे एक न्यूज़पेपर में आने लगे कि छोटे-छोटे बच्चे 8 या 10 साल के बच्चे बड़े-बड़े होटलों के अंदर शारीरिक व्यापार के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। उनके बारे में जानकारी भी न्यूज़ में आई, सब लोगों ने चीजों को देखा, पर वो कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म होता है तभी लोगों को दिखाई देता है, जैसे चीजें ठंडी होती है कुछ मतलब नहीं निकलता है। अब जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अपना पूरा ध्यान देती है, तो सर जी हाथ जोड़ के आपसे मैं ये कहना चाहूंगी, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते 3 साल की बच्ची से लेकर 7 साल की बच्ची तक के रेप में मैं थी। मैंने खुद देखा कि पुलिस प्रशासन उस 3 साल की 4 साल की बच्चियों से पूछते हैं कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अगर उनके साथ कोई बड़ा जाता है प्रशासन उसके ऊपर अपना ध्यान आकर्षित करता है, परंतु जब इसके ऊपर सही मायने में काम करना चाहिए तब वो नहीं करता। प्रशासन ही अगर अपना रवैया हल्का अपनाएगा तो इस तरीके के स्कैंडल क्यों नहीं बढ़ेंगे। आज भीड़ इतनी है, लोगों में जागरूकता नहीं, माता पिता अपने नौकरी पेशा हो गए हैं, अच्छे अच्छे घरों के बच्चों की आज एक सेंस बोलते हैं कि कुछ भी बोल दिया उनको बुरा लग जाता है। आप स्कूल में देख रहे हैं उनमें सेंस रही नहीं है, मोटिवेशन उनको कहीं मिल नहीं रहा है, काउंसलिंग सही तरीके से बच्चों की हो नहीं रही है, बच्चे कोई चीजें सहन नहीं कर पा रहे, उनको मांगते सब कुछ मिल रहा है। और सबसे बड़ी गलती हमारे मोबाइल में बहुत सारे गंदे गलत ऐप आ रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं, उनकी घटनाएं हो रही है, उनके साथ जो हो रहा है बच्चों को सब चीजें समझ में आ रही। आज बच्चे रील बना रहे, पैसा कमाने लग गए, बच्चों को लग रहा है हमारे अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आ गया है तो हमको किसी की क्या जरूरत। तो कहीं ना कहीं वो गलत जा रहा है।
तो जिसकी वजह से आज कई घटनाएं हो रही हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा। जो प्यार माँ बाप का घर में नहीं मिल रहा है, बच्चे बाहर ढूंढ रहे हैं। छोटी छोटी उम्र में उनको बहलाना फुसलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी बातें हमारे घर से शुरू होती है, पर घर वालों को समय कहाँ है? वो तो कंपटीशन में लगे हुए हैं बच्चों के, कि हमारा बच्चा ये स्कूल में, ये कॉलेज में है, यहाँ है, वहां है। तो बस उसी में होड़ में लगे हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे की मानसिक स्थिति खराब हो रही है, और बच्चे कहीं ना कहीं निकल जा रहे हैं अपने से ही, और कहीं ना कहीं इस तरह की तस्करी करने वाले लोगों के हाथ में लग जाते हैं। फिर तो अच्छा, बच्चा मिलना ही एक नहीं बात है। समझ में आती है, जिस तरह से हम बात करें सिस्टमैटिक फेलियर की, क्योंकि सबको समझता है, जैसा कि आप हमारे तीनों खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े, उनका कहना ही है कि कोई आज का मामला नहीं है। इकबाल मंदानी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबको मालूम है कि बच्चों से जुड़े ये अपराध, चाहे वो किडनैपिंग के हो या उनके खिलाफ जो यौन शोषण के मामले हो या फिर किसी भी तरह का अपराध हो, उनको टॉर्चर करना हो, मेंटल हैरेसमेंट हो, आज से जुड़ा नहीं है। बच्चों के गायब होने का आंकड़ा भी सालों से चला आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर इसमें बदलाव नहीं आता, इकबाल मंदानी जी, तो फेलियर किसका है? क्या सिर्फ हम किसी एक सिस्टम पर, प्रशासन पर गलती डालकर, पेरेंट्स पर गलती डालकर इसके समाधान तक पहुंच सकते हैं? आपके हिसाब से अगर ये फेलियर, अगर ये ऐसे ही आंकड़े चले आ रहे हैं, तो ये फेलियर की जिम्मेदारी किसकी है जो बच्चों के खिलाफ अपराध में कमी नहीं आई है इतने सालों में भी? पूर्णिमा जी, देखिए, मैं अभी लगातार पल्लवी जी को, हमारी बहन को सुन रहा था, भावना जी को सुन रहा था। मैंने ये नहीं कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस 3-4 साल के बच्चों को क्या पूछती है क्या नहीं। पुलिस का फेलियर है, लेकिन समाज में हमारी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम समाज सेवक के तौर पर या पत्रकार के तौर पर ये काम करते हैं, मैंने ऐसे कई केसेस खोले हैं जिसको लेकर इकबाल के जी, मैं आज भी ये बता अगर सकता हूँ। जर्नलिज्म की बात की जाए, जर्नलिस्ट की बात की जाए, पत्रकारों की बात की जाए, उनकी भी भूमिका है वो सवालों के घेरे में हमेशा आती है कि चूंकि इस मामले में जब तक बहुत मामला सेंसिटाइज नहीं हो जाता, बहुत मामला हाईलाइट नहीं होता, तब तक इसको जर्नलिस्ट भी कवर नहीं करते, क्योंकि उनको शायद टीआरपी की चिंता होती है। तो क्या जो हमारी भूमिका है वो भी एक वजह है, क्योंकि हम सही तरीके से इस तरह के गंभीर मुद्दों को उठाते नहीं? नहीं नहीं पूर्णिमा जी, ये इस तरह के हालात आप 2014 से मीडिया का देख रहे हो। उससे पहला मैं आपको बता दूं, ऐसे कई केसेस जो है वो पत्रकार ही खोलते थे जिसको पुलिस जो है फॉलो करती थी। और अभी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर बची है। कुछ लोग जरूर बचे हैं जो आज भी आवाज उठा रहे हैं। और अभी जैसे हमारी बहन पल्लवी जी ने कहा था कि इस पूरे मामले के अंदर लव जिहाद, देखिए, 3-4 साल, 5 साल और 11 साल की बच्ची के लिए लव जिहाद का मामला कहीं नहीं आता है। हमको बस किसी चीजों का ध्यान रखना है। मैं आपको फिर समझाऊं इस पूरे मामले को लेकर के कि जो ये ट्रैफिकिंग का मामला चलता है, ये बहुत खतरनाक है। नेशनल लेवल पर भी चलता है और ये इसे इंटरनेशनल लेवल पे भी किया जाता है। और इसे जो हमने कुछ दिन पहले ही देखा था, एस्टिन फाइल का मामला अमेरिका के अंदर जो खुला है, उसके अंदर भी तो सारे ही बड़े लोगों को, छोटी लड़कियों को ही परोसा जाता था। उसी तरह की बात सामने आई है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में या मुंबई में चलता है। हाँ, मुंबई के अंदर बाकी जैसे दिल्ली, बेंगलोर के मुकाबले जो लड़कियां गायब होती है उसकी परसेंटेज जो है वो तकरीबन 1.5 से 2% ज्यादा है। तो इसका सबसे बड़ा जो रोल है वो पुलिस का है। पुलिस लगातार चीजें करती है, पुलिस अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करती है, क्योंकि मैं उनके साथ कई बार इन्वेस्टिगेशन में कई बार चीजें उनको लगती है, तो एज ए पत्रकार और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के हिसाब से मैंने जर्नलिस्ट के हिसाब से काम किया है, तो मुझे पता है कि इतना आसान नहीं होता है जिस तरीके से इनको ट्रैक करना, क्योंकि ये जिस तरीके से ये सिस्टम अपनाते हैं कि आपको एक लिमिट के बाद में चैन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये चैन जो है अगर हमको कहीं से मिल सकती है तो ये आम लोगों से मिल सकती है, जो हमारे समाज के अंदर जो लोग हैं, चाहे वो हम एनजीओ को मान ले या समाज सेवक के तौर पे मान ले, पॉलिटिशियंस मान ले या एक जागरूक इंसान की तरह मान ले। तो पुलिस के लिए भी एक तो सीमाएं होती है। सीमाओं के बाद के अंदर जब क्रैक करना हम शुरू करते हैं तो मुझे पता है कि कई दिक्कतें आती है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट का तार मिलना या अचानक चीजें गायब हो जाना, सीसीटीवी की भी एक लिमिट है। तो हर चीज के अंदर एक थोड़ा दायरा है। इसके लिए पूरे ही समाज को, हमारे पूरे भारत में रहने वाले जितने भारतवासी है, हम सबको ये सोचना होगा कि ये जो बच्चे हैं ये हमारी अपनी है, हमारी आने वाली पीढ़ी है, यही देश को चलाने वाली है। हम जो है अभी लगभग उस एज पर पहुंच चुके हैं कि अभी जो सीट है वो खाली करके किसी ना किसी को देनी है। तो ये जो हमारा फ्यूचर है उस पर ध्यान देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसमें नो डाउट
कि पुलिस के भी ऐसे कई नए लोग जो शामिल होते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि इन्वेस्टिगेशन में 3 साल के बच्चे को या 5 साल के बच्चों को क्या पूछना है, तो उसके लिए भी एक तजुर्बा पर लगता है, इकबाल तो वो जी, जिस तजुर्बा तरह वक्त से के साथ आपने जो धीरे-धीरे बात आता है। कही, ये हर कोई समझता है और बहुत बार इन बातों की चर्चा भी होती है कि प्रशासन का जो पर्याप्त अगर कहें नंबर्स में तो इतने नहीं है कि हर केस को 1 टू 1 सॉल्व किया जा सके। लेकिन क्या सिर्फ नंबर्स की प्रॉब्लम है, पर्याप्त संख्या बल नहीं है, या अप्रोच की भी दिक्कत है? क्योंकि आप क्लोजली काम कर चुके हैं, आप देखते हैं पुलिस किस तरह से इस तरह के केसों को अप्रोच करती है। तो आपके हिसाब से सिर्फ संख्या का प्रॉब्लम है, पर्याप्त पुलिस की जो टीम है वो नहीं होती, या फिर अप्रोच की भी दिक्कत होती है यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बता दूँ, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, हमारे पुलिस के पास जो संख्या बल है, उसकी कमी है। दूसरा, हम और आप खुद देखते हैं कि इस पुलिस के अंदर वीआईपी मूवमेंट जब रहता है, उसमें कितनी पुलिस फोर्स लगती है, आए दिन धरना आंदोलन रहता है, उसमें कितनी पुलिस फोर्स लगती है। तो उन सारी चीज़ों को एक उँगली उठा देना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर हम उसकी जगह पर रहकर देखें, तो मुझे लगता नहीं है कि उनको हर केसेस के अंदर वक़्त मिल पाता है, क्योंकि आप देखिए, ज़्यादातर जो आजकल रेप केसेस नज़र आते हैं हमको, वो जेन्युइन रेप केस नहीं होते हैं, वो ज़्यादातर वो रेप केस होते हैं कि किसी ने किसी दोस्ती के साथ में कर लिया, बाद में जब चीज़ें पकड़ी गई तो उसके बाद में वो रेप चूँकि दर्ज होता है, क्योंकि हमारा कानून है। लेकिन जेन्युइन रेप केस जो है वो ज़्यादातर भारत में जब आते हैं तो उसको लेकर के एक मामला उठता है। लेकिन फिर मैं आपको कहूँगा कि हमारे बच्चे कौन कहाँ किससे दोस्ती रख रहा है, कैसे रख रहा है, वो परिवार की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और ख़ास करके ये जो मोबाइल फ़ोन आया, ये इतनी बड़ी मुसीबत है, बहुत अच्छी चीज़ है एक तरीके से अगर देखने जाओ, लेकिन अगर हम उसी का अगर गलत उपयोग अगर हमारे बच्चों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारे बच्चे जिस तरीके से सोशल साइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वीडियोज़ हमारी बहन ने हुँ। बताया था कि वीडियोज़ बनाते हैं, तो ये जो वीडियोज़ वगैरह बनते हैं, उसका किस तरह इस्तेमाल होता है, आप जो अपने सोशल साइट पे फ़ोटो डालते हो, उस फ़ोटो को किस तरह से इंटरनेट के ज़रिए इस्तेमाल करके उसका मार्केट में एक बहुत बड़ा बाज़ार है, हुँ। वो बेचा जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़ के न्यूड फ़ोटोज़ आ गए हैं, जबकि सेलिब्रिटीज़ के न्यूड फ़ोटोज़ जो उन्होंने तो डाली नहीं है। लेकिन इस तरह से हम जो भी चीज़ें डालते हैं अपने सोशल साइट्स पे, उसका मिसयूज़ होता है। तो इसके अंदर पुलिस के साथ में जो हमारी स्कूल्स हैं, उनको भी इस तरह के साइबर से रिलेटेड चीज़ों को लेके ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए कि बच्चों को क्या सही है, क्या नहीं, और साइबर एक्सपर्ट जो है वो बच्चों को समझाए कि आपको क्या चीज़ें डालनी है, किस लेवल पे डालनी है। तो ये समाज के अंदर हर किसी का काम है, और हमारी बिल्कुल। शुरुआत जो और है ना बच्चों की, वो पहले यहाँ घर से पर जो शुरू होती है, महत्वपूर्ण चर्चा का उसके विषय बाद है स्कूल तक हाँ, जाती है। जी इकबाल जी, बहुत पूर्णिमा जी, मैं महत्वपूर्ण सिर्फ मुद्दा 2 मिनट आपने एक लूँगा आपका। जी ठीक है, मैं आप सिर्फ एक पूरी चीज़ और करिए बात। लूँगा कि उसके बाद जो पुलिस है हमारी, वो भी हमारी तरह ही समाज का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि वो एलियन से और कहीं से आए हैं, बहुत ज़्यादा वो जानकारी रखते हैं। तो ये जितनी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि घर में जब माँ-बाप से शुरुआत होती है, उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, कॉलेज के बाद में समाज के अंदर वो कुछ काम करने के लायक होता है। तो इतने बड़े पीरियड के अंदर जब सबसे पहले ट्रेनिंग हमारे माँ-बाप से मिलेगी, क्या अच्छा, क्या बुरा, उसके अंदर माँ-बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके बच्चों को वक़्त दें, उनके बच्चों के दोस्त बने। आज हम इतने बिज़ी हो चुके हैं कि हमको पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा हमसे बात कितने दिन हुआ है, किया है या नहीं किया है, उसकी क्या तकलीफ़ें हैं, क्या है, क्या नहीं। हुँ। हम बहुत बेहतर फ्यूचर के लिए भागते हैं, लेकिन ये देखते ही नहीं है कि हमारे बच्चों को आज चाहिए, आने वाले 10 साल के बाद का फ्यूचर नहीं चाहिए। तो प्रॉब्लम हमारे लिए जो है ना, वो आज हम वक़्त नहीं दे पाते हैं, जिसके लिए हमारा बच्चा वो आज की खुशी ढूँढने के लिए दोस्तों से मिलता है, अलग दोस्ती करता है, और उसके बाद धीरे-धीरे करके उस जाल में फँसता है। हमको चाहिए कि हमारे बच्चों को स्कूल के अंदर भी समझाया जाए और घर में भी ट्रेन किया जाए कि अगर इस तरह की कोई चीज़ें आ जाए, अननोन लोगों से द्वारा कोई दोस्ती की बात है, या कोई अननोन आदमी ब्लैकमेल करता है, या आपके साथ कोई छेड़खानी करता है, तो वो हमको माँ-बाप को एक दोस्त की तरफ बताएँ। तो जब इस तरह की समाज में सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी, स्कूल के अंदर ऐसे काउंसलिंग बच्चों के साथ किया जाएगा, तो आप देखना आने वाले सालों के अंदर ये ग्राफ जो है ना बहुत बड़े लेवल पे नीचे आ हुँ। जाएगा। हमको चाहिए कि हमारे इस बच्चों को हम नफ़रत ना देकर के मोहब्बत दें, और उनको समझाएँ कि इस भारत के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, उस भारत को आपको दुनिया की ऊँचाई तक कैसे ले जाना है ठीक पूर्णिमा है, जी। संवाद की कमी एक अहम मुद्दा हो सकता है उन केसेस में जहां पर बच्चे खुद ब खुद घर छोड़कर चले जाते हैं। चूंकि बच्चे माइनर हैं, इसलिए पुलिस का भी बहुत बार ये कहना होता है कि इसीलिए मिसिंग केस बहुत बार किडनैपिंग से जोड़कर देखी जाती है, लेकिन पुलिस सही दिशा में काम करती है जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य होते हैं उसके हिसाब से। पल्लवी जी, यहाँ पर मेरा सवाल जिस तरह
तरह से संवाद की बात की गई, बहुत अहम है कि घर में पेरेंट्स के साथ जो कॉन्वर्सेशन है वो बच्चों के साथ हमेशा रखना चाहिए, खासकर तब जब समय से पहले और जरूरत से ज्यादा बच्चों के हाथ में चीजें हैं टेक्नोलॉजी के तौर पर। यहाँ पर आपसे जानना ये चाहेंगे कि क्या जो पुलिस की बात की जाती है, घर की बात की जाती है, अगर लड़कियों के अगेंस्ट इस तरह के क्राइम की संख्या बढ़ रही है तो क्या इसको सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जोड़कर देखना चाहिए या और भी वजह है इस तरह के मिसिंग केसेस के पीछे? इसमें बहुत सारे केसेस हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो है ही, प्लस बच्चे लोग बहकते क्यों हैं? क्योंकि आपके पास मीडिया, इंटरनेट इतना ज़्यादा हो गया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई, तो उन लोग मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोला कि इस घर में तो काउंसलिंग की आवश्यकता है ही, साथ में स्कूलों में भी आपको अवेयर करना पड़ेगा तब, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आजकल सबको अपनी है ना, जेनजी, अल्फा, ये सब लोग अपनी प्राइवेसी चाहते हैं, तो आप ना देख भी नहीं पाते कि ना क्या कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि उन्हें एक तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि कुछ कंटेंट जैसे ऑस्ट्रेलिया में बंद किया, कुछ कंटेंट से बंद करने पड़ेंगे हमको, ताकि है ना हमारे बच्चे फालतू की चीजें ना देख के कुछ अच्छी चीजें पर ध्यान दे। और दूसरा, स्कूलों में हमें काउंसलिंग करनी ही पड़ेगी, कैसे भी करके क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले देखा, कोई आत्महत्या कर रहा है बच्चा, कोई कुछ कर रहा है, कहीं ना कहीं वो चले जाते हैं, जरा सा डांट दो तो चले जाते हैं, कोई बुली कर रहा है, तो अभी सहन से शक्ति ही नहीं बची है बच्चों में कि है ना वो कुछ सहन कर ले। दूसरा, बहकावा तो है ही, उसमें तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो बहुत जल्दी है ना टेम्प्ट हो जाते हैं किसी चीज से भी, उनको आईफोन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो रील्स बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, और उससे वो थोड़े आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। तो मेरा तो मेन है कि भाई गवर्नमेंट भी कुछ कंट्रोल्स लाए, ताकि है ना ये सब चीजों से हम थोड़े बच सके। कंट्रोल्स जैसे अभी पबजी बिल्कुल बंद किया, जी, तो बच्चे वैसे देश ही का भविष्य है, ये किसी को भविष्य है। बताने समझाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त संकट इसलिए बड़ा है क्योंकि छोटे बच्चों को, माइनर बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। अब वो मुद्दा ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है या किसी तरह के और एंगल्स हैं, क्योंकि पुलिस का भी कहना है, हम सब जानते हैं कि बहुत सारी चीजें इसके पीछे हो सकती हैं, गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन लड़कियों की जो संख्या सामने आई जिसमें कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा शिकार लड़कियां हैं, आखिर जो लड़कियों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ नियम बनाए जाएंगे? क्या इस तरह के मामले सामने आने के बाद अब ये जो अलार्मिंग डेटा है उसके बाद क्या चिल्ड्रन प्रिवेंशन टास्क फोर्स की बात की जाएगी या इसके साथ साथ कुछ और खास ऐसे तरीके अपनाए जाएंगे जिससे समय रहते बच्चों के अगेंस्ट जो इस तरह के मामले हैं उस पर लगाम लगाई जा सके? हमारे साथ भावना जी भी हैं, हम इस पर पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फॉलो अप कर सके। सिर्फ मुद्दा उठाना, बात करना इस तरह के मामलों का समाधान नहीं है। जिस तरह से हमारे तमाम पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि घर की पहली नींव यानी घर की चारदीवारी से लेकर सरकार तक हर किसी को इस मामले में गंभीर होना होगा, तो ही कहीं जाकर बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। आप तीनों खास मेहमानों से बहुत कम शब्दों में मैं एक एक करके जानना चाहूंगी उपाय क्या है। भावना जी, आपसे शुरू करते हैं संक्षिप्त में क्योंकि वक्त थोड़ा कम है। मैं एक ही कहना चाहूंगी कि हम चाइना की होड़ करते हैं, ठीक है, उनकी टेक्नोलॉजी की होड़। आपने कभी नोट किया 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वहां पर इंटरनेट है नहीं, रेस नहीं करते हैं। रही पत्रकारों की बात, तो जहां मैं आप लोग का बहुत धन्यवाद करूंगी जहां जागरूकता की बात आ रही है, इस विषय को लिया। मैं खुद एक समाज सेविका होकर के हमेशा सोशल में इतनी अपडेट रहती हूँ, मुझे ही नहीं पता है कि कोई भी इस तरह की घटनाएं घट रही है। अवेयरनेस की बात हम अपने घर तक कर रहे हैं, बातें हम रख रहे हैं, तो आज का माहौल में ये सारी बातों का अवेयरनेस है ही नहीं लोगों के अंदर। आप जब तक विषय को उठाएंगे नहीं, लोगों को रखेंगे नहीं, लोगों को पता ही नहीं कि भाई मुंबई में क्या चल रहा है। हर कोई राजनीति के स्तर पे लगा हुआ है, उसका बेटा ऐसा, वो पार्टी ऐसी, वो छोटा हो रहा है। हमारे धर्म, हमारी जाति, हमारी भाषा, ये कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है हमारे देश में। हर व्यक्ति सिर्फ नेता और भाषावाद में लगा है, पूरा नहीं चल रहा है कि नीति से क्या
चल रहा हमारा, इसका बिल्कुल फायदा गलत लोग बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया भावना जी। इकबाल जी आप अपनी बात रखिए। पूर्णिमा जी देखिए, मैं मेरी बहन पल्लवी जी से, भावना जी से लगभग हम एक ही एज के हैं और ये लगभग कुछ सालों का फर्क होगा, लेकिन हमने जिस तरीके से सारी चीजें दुनिया देखी है, हमारे माँ बाप ने जिस तरह बड़ा किया था। पल्लवी जी ने भी बहुत अच्छी बात की कि बच्चे जो है हाल फिलहाल में सुसाइड कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि हमने अपने बच्चों को लड़ना सिखाना भूल गए हैं, जो हमारे माँ बाप ने सिखाया था। हम हमारे बच्चों को इतना मतलब गोद में उठा करके चलते हैं कि हमारे बच्चों को ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो हमारा बच्चा इतना वो सहूलियत देख लेता है कि उसको अगर थोड़ी सी तकलीफ आती है तो वो सीधे जाकर के खुदकुशी ही उसको एक पर्याय दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे माँ बाप ने हमको ऊंच नीच सारी चीजें दिखाई, हमको भी अपने बच्चों को दिखाना चाहिए। और खास करके देखिए कि आज जो सुसाइड का ग्राफ है वो इसलिए बढ़ रहा है कि हर आदमी को एक स्टेटस की जिंदगी जीने की फिक्र है। उसको लगता है कि अगर स्टेटस नहीं है तो उसको मर जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ना, इसकी ट्रेनिंग जो हमारे माता पिता ने जिस जनरेशन में हमको दी थी, हम बड़े स्ट्रॉन्ग है। आज देखिए, आज भी दुनिया के अंदर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, हमारे पास पैसा रहे ना रहे, स्टेटस रहे ना, यस, तो उन सारी चीजों को लेकर के हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को सुख दे, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको समाज में लड़ना भी सिखाए कि अगर कोई हालात ऐसे आ जाए तो आपका बच्चा उसके साथ पूरी तरीके से न्याय करते हुए लड़ना सीखे और लड़ के अपने आप को प्रूव करे। बिल्कुल पल्लवी जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ कि भई कैसे भी तरीके से हमारी सोसाइटीज़ ही कुछ ऐसा क्रिएट करे, प्लस सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों को ये हम लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, माता-पिता, सोसाइटी के लोग, जो भी हैं, स्कूल के टीचर्स, कि भई कैसी भी परिस्थिति आ जाए, एक तो हमें लड़ना आना चाहिए, प्लस हमको कोई भी बहकाए तो हमें इतना जल्दी बहकना नहीं चाहिए कि भई हमारे में अगर इतना कंट्रोल आएगा तो ही हम ना बच्चे भागेंगे नहीं, बच्चे डरेंगे नहीं या किसी की बहकावे में नहीं आएंगे। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, यही हम ना कर सकते हैं। और सोसाइटी को ना सोसाइटी ही रिस्पॉन्सिबल है। मुझे जहां तक लगता है वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सच थिंग्स, क्योंकि बिल्कुल बच्चे सूचना और संवाद से ही, बिल्कुल बहुत हाँ। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूचना और संवाद से ही सुरक्षा बहुत हद तक सुनिश्चित की जा सकती है। हमारे तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही इस पूरे मामले पर ये देखना बहुत अहम है कि किस तरह से प्रशासन, पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। आपको सुनाते हैं अब तक जो मामला ये हाईलाइट हुआ है, पुलिस ने किस तरह से इसको लिया है, उनका क्या कहना है, वो दिखाते हैं आपको। किडनैपिंग के केसेस जो है वो 18 साल के कम उम्र का कोई भी लड़का या लड़की अगर मिसिंग हो जाते हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार उसमें किडनैपिंग की केस रजिस्टर होती है। और ऐसे हमारे पास इस साल 483 केस दाखिल है, उसमें से 442 डिटेक्ट है। बाकी जो 41 केस बाकी है उनमें से भी 7-8 केसेस में वो लड़के कहाँ है ट्रेस हुए हैं, उनको टीम्स भेज के, क्योंकि अदर स्टेट्स में अपने रिश्तेदारों के पास है, सेफ है, तो उनको लेके आना और वो केसेस क्लोज करना बाकी है। अन्य केसेस में भी हमारी तहकीकात जारी है। एक्चुअली जो लड़के अभी तक 499 मिसिंग हुए थे उनमें से 458 वापस मिले। उनके पास इंक्वायरी करने के बाद ये पता चलता है कि ये जो 15 to 18 का एज ग्रुप है, थोड़ी जिनमें थोड़ी बहुत समझ है, ये एक तो पेरेंट्स पे गुस्सा होके या बिना बताए रिलेटिव्स के पास या दोस्तों के पास चले जाना, या कुछ केसेस में प्रेम प्रकरण में घर से निकल जाना। ये 3-4 मेजर रीजंस है जिसमें हमने पाया है कि लड़के खुद अपनी मर्जी से चले जाते हैं। जो एक्चुअली किडनैपिंग से वो इस साल हमारे पास जो छोटे बच्चे जिनको कुछ भी समझ नहीं आती है, 3 साल के, 7 साल के, ऐसे हमारे पास जो केसेस थी वो 3 ही केसेस है। एक 15 साल का भी लड़का एक्सटॉर्शन के लिए किडनैप किया था। कुल मिला के 4 केसेस है, चारों केसेस डिटेक्ट है और हमने वो उसमें जो लड़के थे उनको वापस लाया है। सो चिंता की, घबराहट की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ
पेरेंट्स को भी आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, नई मुंबई पुलिस के माध्यम से। हमारा तो जो अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम्स है वो चल ही रहे हैं, वो ड्रग्स के ऊपर हो या साइबर फ्रॉड्स के ऊपर हो या वुमेन एंड चाइल्ड जो क्राइम है उसके ऊपर हो। हमारे सीपी सर ने, माननीय मिलिंद भारंबे सर ने जब से आए हैं तब से नशा मुक्त नवी मुंबई, क्योंकि ये भी एक रीज़न है जो यूथ को एडिक्शन की तरफ लेके जाता है। तो नशा मुक्त नवी मुंबई और ऐसे बहुत कार्यक्रम चलाए हैं। इनफैक्ट नई मुंबई एक यूनिट है जिसमें एक हेल्पलाइन है इस प्रकार की क्राइम के लिए, जो है 8828112112। और जो शासन ने जो 112 हेल्पलाइन दिया हुआ है उसके ऊपर भी हमारा जो रिस्पांस टाइम है वो 6 मिनट से कम है, 5 या 6 मिनट के बीच में रहता है। तो ऐसी कुछ भी खबर जब मिलती है तो विद इन 5 to 6 मिनट्स पुलिस की मदद उन तक पहुंचती है। सो हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स और आपके माध्यम से एनजीओज और पेरेंट्स का भी थोड़ा अपने बच्चों की तरफ ध्यान रहे। तो यहाँ पर सबकी चिंता यह है कि क्या मुंबई के अंदर कोई ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स तो नहीं है जो बच्चों को लगातार निशाना बना रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है और बहुत बार कई ऐसे मामले हैं जहां पर किशोर भावनात्मक दबाव में खुद घर छोड़ देते हैं और बाद में अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं, जहां से उनका निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए भी ये मामला बेहद अहम है कि बच्चों से जो बार बार कहा जा रहा है कि आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना चाहिए, पेरेंट्स को स्कूल में बच्चों से बात करनी चाहिए, काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, क्योंकि इन मामलों को रोकने के लिए सिर्फ पुलिस कार्रवाई नहीं बल्कि पूरे समाज की भागीदारी जरूरी मानी जा रही है। अभिभावकों को अपने बच्चों से नियमित संवाद बनाए रखने की सलाह दी जा रही है ताकि बच्चे किसी भी परेशानी या डर को खुलकर बता सके। स्कूलों में काउंसलिंग और सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों को और मजबूत करने की जरूरत बताई जा रही है। सरकार की ओर से भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों में सख्त कार्रवाई, हर पुलिस स्टेशन में चाइल्ड हेल्प डेस्क और अधिक से अधिक इलाकों में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने जैसे कदम उठाए पर जोर दिया जाता है। अधिकारियों का भी कहना है कि बच्चों के लापता होने के मामलों में देर सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जितनी जल्दी सूचना दी जाती है उतनी ही तेजी से तलाश शुरू हो पाती है और बच्चे के सुरक्षित मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में समाज, प्रशासन और परिवारों को मिलकर एक बड़े खतरे के खिलाफ एकजुट होकर काम करने की जरूरत है ताकि मुंबई के बच्चे सुरक्षित रहें और किसी भी मासूम की जिंदगी अंधेरे में ना जाए। और इसी गंभीर मुद्दे पर हम लगातार ये कोशिश करेंगे कि अगर इससे जुड़े तमाम अपडेट हैं, बच्चों की सुरक्षा को हम किस तरह से सुनिश्चित कर सकते हैं, उन तमाम मुद्दों पर आगे भी चर्चा करते रहें। आज की बहस का सच यही है कि बच्चे सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर आज हम सतर्क नहीं हुए तो अगली गुमशुदगी किसी के भी घर की हो सकती है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं, सवाल ये भी है कि क्या हम उन्हें बचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। खास पेशकश में इतना है। खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 24 न्यूज। नमस्कार।